Namaskar. Hello, friends. This is your host, Nikita, and I warmly welcome all of you to your favorite health live show, Ayo Insight, initiated by Jogi Ayurved Hospital, Surat, Gujarat. फ्रेंड्स, आप सभी को मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम हर रविवार 10:30 बजे आपकी सेहत से रिलेटेड लाइव चर्चा करेंगे जोगी आयुर्वेद के फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल पे। हम जानेंगे आयुर्वेद के रहस्यों के बारे में और किस तरह जटिल से जटिल बीमारी का आयुर्वेद के माध्यम से आसानी से निजात पाया जा सकता है। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल से मिस्टर नीलेश जोगल और डॉक्टर देवांगी जोगल। मिस्टर नीलेश जोगल जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल के फाउंडर डायरेक्टर हैं। विश्व भर में आयुर्वेद का प्रचार एवं प्रसार हो, ऐसी आशा और कामना के साथ वे आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हुए हैं एवं मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आयुर्वेद को इम्पोर्टेंस मिले, ऐसी उनकी मनोहर कामना है कि आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस विश्व भर को पता चले। और डॉक्टर देवांगी जोगल आयुर्वेद क्षेत्र में डबल गोल्ड मेडलिस्ट और एमडी हैं। वे जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल की लीड डायरेक्टर हैं, लीड डॉक्टर हैं। उन्होंने पिछले 15 वर्षों में शुद्ध आयुर्वेदिक प्रणाली से हजारों लाखों मरीजों की गंभीर बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। जोगी आयुर्वेद अस्पताल में ऑनलाइन कंसल्टिंग के माध्यम से आप घर बैठे अपनी परेशानियों, दिक्कतों या बीमारियों का समाधान पा सकते हैं। एवं आयुर्वेद कंसल्टिंग के अलावा जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल में पंचकर्म चिकित्सा एवं गर्भ संस्कार की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, हम हर रविवार चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर जोगी आयुर्वेद का फेसबुक पेज आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अवश्य करें एवं यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक लाइव वीडियो, होम रेमेडीज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोस की सूचना आपसे कहीं मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आज सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा अगर आपको ये पता चले कि आपकी संपूर्ण जिंदगी विदाउट मेडिकेशन आराम से निकल सकती है। मीन्स यू कैन एंजॉय अ वाइब्रेंट लाइफ without medication. This is surprising, isn't it? But this is possible when you know your Prakriti according to Ayurveda and live an appropriate lifestyle for it. तो आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत प्रकृति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल के फाउंडर मिस्टर नीलेश जोगल जी। इनकी देख रेख में जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम काम कर रही है और बहुत सारे मरीजों को आयुर्वेद प्रणाली से रोग मुक्त कर रही है। मिस्टर नीलेश जोगल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आयु इनसाइट लाइव शो पर। धन्यवाद निकिता जी। और मैं भी सभी दर्शक जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम की श्रृंखला में जो आने वाले कार्यक्रम है उसमें जो चर्चा होगी उसका लाभ लेके वे अपना स्वास्थ्य दिन ब दिन सुधार पाएंगे। जी बिल्कुल नीलेश जी, कामना तो यही है कि एक रोग मुक्त भारत, एक रोग मुक्त देश हम बना सकें। तो सबसे पहला सवाल नीलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति, इंसान की प्रकृति बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये प्रकृति है क्या? व्हाट इज प्रकृति अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? आप अगर साधारण शब्दों में हमारे सभी दर्शकों को समझा सकें कि प्रकृति क्या होती है। जैसे काफी लोगों को अगर एसिडिटी वगैरह होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी पित्त प्रकृति है, या किन्हीं लोगों को कफ कोल्ड ज्यादा रहता है तो वो कहते हैं कि हमारी कफ प्रकृति है। तो ये थोड़ा उलझा हुआ सा है, इस गुत्थी को जरा सुलझा दीजिए और हमें बताइए कि प्रकृति होती क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रकृति के बारे में हम सबकी जो कॉन्सेप्शन या अंडरस्टैंडिंग बिलीफ्स है वो कंटेम्परेरी जो या फिर हमारी परंपरा से जो हम समझ के मानते आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने बताया। किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होता है तो वो मानते हैं मेरी प्रकृति कफ प्रकृति है,
बार बार अगर किसी को एसिडिटी होती है तो वो मानता है मेरी पित्त प्रकृति है, और किसी को डकार, गैस, इन सब चीजों की अगर तकलीफ होती है तो उनको अगर आप पूछो वो बोलेंगे मेरी वायु प्रकृति है। तो प्रकृति के बारे में, क्योंकि हमारे देश में आयुर्वेद कोई नया नहीं है, सदियों से परंपरा से हम आयुर्वेद को अपने घर में बसा चुके हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए कुछ तो अंडरस्टैंडिंग या कुछ तो उसके बारे में बिलीफ हमारी बनी हुई है। लेकिन इसमें कुछ मिसकंसेप्शन है। एसिडिटी होना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी प्रकृति पित्त है, या फिर सर्दी जुकाम होना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है। प्रकृति आयुर्वेद का एक बहुत ही अनूठा और अनोखा एक सिद्धांत है, और ये प्रकृति के सिद्धांत पर ही पूरी आयुर्वेद की चिकित्सा जो उसकी नींव है। और यही बात है कि आयुर्वेद दूसरी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन से बिल्कुल यूनिक है। इसमें जनरलाइज कुछ भी नहीं है, जैसे कि बुखार में फॉर एग्जांपल एक ही तरह की ट्रीटमेंट किसी भी तरह को रोगी को हम दूसरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में भले ही आदमी को बुखारी है, लेकिन उसकी चिकित्सा उसकी प्रकृति को देखने के बाद की जाती है। तो इस तरह से इट इज काइंड ऑफ ए कस्टमाइज्ड सिस्टम, नॉट ए जनरलाइज्ड सिस्टम। और ये कस्टमाइजेशन आता है प्रकृति के कॉन्सेप्ट से। मैं ट्राई करता हूं इसको सरल भाषा में समझाने का कि एक्चुअली प्रकृति, टेक्निकली आयुर्वेद की परिभाषा में प्रकृति का मतलब क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यही इसी से सबका शरीर बना हुआ है, 5 महाभूतों से। ये 5 महाभूत फंक्शनली कुछ ना कुछ काम हमारे शरीर में करते हैं, और ये फंक्शनलिटी बेसिकली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं आयुर्वेद की परिभाषा में। शरीर में जो जो होता है, इसमें एक काम होता है हलन चलन, बोलना, गाना, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट। ये सारी जो मूवमेंट रिलेटेड है, दैट इज फंक्शनलिटी नंबर 1, और उसको आयुर्वेद की परिभाषा में कहते हैं वात दोष की फंक्शनलिटी। दूसरा हमारे शरीर में जो काम होता है, जो फंक्शंस होते हैं, दैट इज अबाउट मेटाबॉलिज्म एंड जो हम खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसका शक्ति में रूपांतरण, उसका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो फंक्शनलिटी है उसको आयुर्वेद की परिभाषा में पित्तज दोष में क्लासिफाई किया है। और तीसरा हमारे शरीर में जो होता है, दैट इज अबाउट कि हमारा शरीर का जो एक बंधारण बनता है, हमको एक स्थिरता मिलती है, हमको एक आकार मिलता है हड्डियों से, सिराओं से, धमनियों से। तो ये सारे जो हार्ड पार्ट्स जिससे कि पूरा हमारा शरीर को एक सुग्रथित एक बंधारण मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलता है, वो कफ दोष के काम माने जाते हैं आयुर्वेद की परिभाषा में। तो जब हम ये कहते हैं कि ये 3 फंक्शनलिटीज के हिसाब से कुछ काम वात दोष के हैं, कुछ काम पित्त दोष के हैं और कुछ काम कफ दोष के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब में वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष सब में है। यहां एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जब हम कहते हैं वात दोष, तो यहां हमको लगता है कि ये कोई खराबी, कोई गलत या गंदी बात है। दोष मतलब इससे कुछ हानिकारक चीज है। तो जब हम ये फंक्शनलिटी के हिसाब से वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष की बात करते हैं, तब ये एक घटक है, तत्व है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये कोई उस पार्लेंस में या उस अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेना चाहिए कि ये खराबी है। तो इस हिसाब से हर एक व्यक्ति के शरीर में वात घटक, पित्त घटक और कफ घटक, ये तीनों घटक है, लेकिन इसकी मात्रा सब में एक समान नहीं होती है, कम ज्यादा होती है। और ये मात्रा के कम ज्यादा होने से ही इंसान की अपनी प्रकृति बनती है। इसकी खुद की ये जो तीनों वात, पित्त और कफ, ये तीनों घटक के कम ज्यादा होने की वजह से ही लोगों में आपको अलग अलग या डिफरेंशिएशन आता है, जिसमें जिसकी मात्रा ज्यादा है उसमें उस कॉन्स्टिट्यूएंट के रिलेटेड, उस घटक के रिलेटेड आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अधिक मिलती है। तो इस हिसाब से प्रकृति जो है वो आदमी का मनोशारीरिक बंधारण है। इट्स साइकोफिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन।
कुछ कुछ लोग उसको बॉडी टाइप कहते हैं। प्रकृति को बॉडी टाइप कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये केवल शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। प्रकृति है साइकोफिजियोलॉजिकल, मनो शारीरिक बंधारण। व्यक्तिगत स्वभाव शारीरिक और व्यक्तिगत स्वभाव मानसिक, ये दोनों इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके डिफरेंशिएशन के हिसाब से आयुर्वेद सभी मनुष्यों को 3 प्रकार की प्रकृतियों में विभाजित करता है, वर्गीकृत करता है। वात प्रकृति वाले इंसान, पित्त प्रकृति वाले इंसान और कफ प्रकृति वाले इंसान। सो आई होप इससे प्रकृति क्या है इसकी थोड़ी समझ हम सबको आ चुकी होगी। जी नीलेश जी, थोड़ी समझ तो बिल्कुल आ गई है। मैं दर्शकों को अनुरोध करूंगी कि अगर उनका कोई भी सवाल मन में उमड़ रहा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। हम शो के अंत में आपके सवालों के जवाब देंगे, तो कृपया शो पर अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको शो ही कुछ याद आ जाता है, वीडियो खत्म होने के बाद भी कुछ याद आ जाता है, तो आप अपने क्वेश्चंस डालने में हिचकिचाएं नहीं। हमारी जो एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर होगी आयुर्वेद अस्पताल की, वो आपके सारे प्रश्नों के सवाल अवश्य देंगी। और इसके अलावा तो जोगी हेल्पलाइन नंबर आप सभी के पास है ही, जो हमारी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है, जो कि है 8800118053। इस पे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फोन करके आप अपनी ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टिंग करवा सकते हैं। मैं नीलेश जी के पास वापस आती हूँ। नीलेश जी, जैसे अभी आपने बताया कि प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है, तो ये किस तरीके से अलग है? हमारे जो श्रोतागण हैं वो थोड़ा और कंफ्यूजन की तरफ चल पड़े हैं कि अगर ये अलग हैं तो अलग कैसे हैं, और हमारे व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा कि उनकी खुद की प्रकृति क्या है? तो इसमें थोड़ी मदद कर दीजिए हम सबकी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही आपने पूछा कि एक व्यक्ति कैसे जाने कि उसकी प्रकृति क्या है। जनरली हमारे यहाँ आयुर्वेद में हमारे देश में ये आप मानिए कि ये सुविधा है कि कोई भी रोग है उसकी चिकित्सा घर बैठे हम करना चाहते हैं, नुस्खों से या कुछ लिटरेचर पढ़ के या किसी को पूछ पाछ के हम किसी भी रोग की घर बैठे उसका सेल्फ मेडिकेशन चालू कर देते हैं। और जब ये बात आती है कि हमारी प्रकृति क्या है, हमें जानना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सके। हमें हमारी प्रकृति को सही तरीके से पहचान लेना चाहिए और उसके हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल को मैनेज करना चाहिए। तो प्रकृति क्या है ये जब समझने की बात आती है तो सबको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, इसमें हमें कोई डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या इसके बगैर हमको शायद हमारी प्रकृति जानने में ना आए। तो यहां पर मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, मेडिकेशन जो है, जब आप दवाई लेते हो, किसी भी रोग की चिकित्सा जब करने जाते हो, तब आप खुद ना करो, तब डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर की सलाह और उसके प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप आयुर्वेदिक दवाइयां भी अगर लोगे, वो भी नुकसान कर सकती है। और जब प्रकृति को जानने की बात है, आपकी क्या प्रकृति है, ये जब आइडेंटिफाई करने की बात है, इसमें मेरे हिसाब से डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये इतना अच्छा और इतना सरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सीधा साधा इंसान भी इसको समझ सकता है और अपनी प्रकृति को आराम से जज कर सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि फंडामेंटली मूलभूत हिसाब से 3 है प्रकृति: वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो ये तीनों प्रकृति हर एक इंसान में 3 में से कोई एक प्रकृति हो सकती है। मैं आपको तीनों प्रकृति के लक्षण बताने जा रहा हूं। एक एक प्रकृति के जब आप लक्षण को देखेंगे, सुनेंगे, तो आप खुद को कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ, इनमें से ये जो लक्षण है वो मेरे है, तो मेरी ये प्रकृति हुई। दूसरी बात, ये भी हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति की केवल वात या केवल पित्त या केवल शुद्ध कफ प्रकृति ही हो, वो जरूरी नहीं है। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसका मतलब कि ज्यादातर वात प्रकृति के लक्षण है लेकिन कुछ लक्षण पित्त प्रकृति के भी है, तो ये भी संभव है। तो पहले मैं आपको ये तीनों प्रकृति के जो मनोशारीरिक लक्षण है वो मैं आपको एक के बाद एक बता रहा हूं। आप अपने आप को, अपने मनोशारीरिक जो लक्षण है उसको इसके साथ कोरिलेट कीजिए, कंपेयर कीजिए और देखिए कि इनमें से कौन सी प्रकृति आपको ज्यादा डिस्क्राइब करती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ ज्यादा मेल खाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं वात प्रकृति वाले व्यक्ति के मनोशारीरिक लक्षणों के बारे में।
दोस्तों, जिसकी प्रकृति वात है, वायु प्रकृति है, ये लोग चंचल होते हैं और बहुत ही अनस्टेडी होते हैं। इनकी शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो बहुत फास्ट होती है, बोलने में भी वो बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत ज्यादा भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक साथ काफी सारा बोल सकते हैं। तो जिसको कहते हैं कि जो अच्छे बोलने वाले लोग हैं, ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, ये है वो लोग जिनकी वात प्रकृति है। शारीरिक अगर बंधारण की बात करें तो वो एवरेज से लेके अंडरवेट, थोड़े पतले, इस तरह के उसकी उसकी शारीरिक बंधारण होती है। उनके जो बाल होते हैं वो खुरदरे और काले होते हैं, लेकिन खुरदरे होते हैं, टूट जाते हैं आसानी से। आवाज जो होती है वो उसकी स्लाइटली हाई पिच होती है, थोड़ी हाई पिच की आवाज वात प्रकृति वाले की होती है। स्मरण शक्ति उनकी बहुत ही अच्छी होती है, कुछ भी आप उसको बताओ तो तुरंत वो बहुत ही इमीडिएटली ग्रास्प कर लेते हैं। बच्चों में भी आपने कुछ बच्चों में देखा होगा कि जब भी कोई टीचर उनको पढ़ाते हैं, इमीडिएटली दे विल बी एबल टू ग्रास्प द एंटायर कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम। लेकिन उसको वापस याद करना 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद अगर पूछोगे तो शायद उनको फिर याद ना हो। तो दे आर वेरी इम्पेशेंट एंड क्विक लर्नर, बट एट द सेम टाइम उनकी जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन है इट इज वेरी पुअर। दे कैन मिमिक एनीबडी, दूसरों की जो गतिविधियां उनको तुरंत वो ग्रास्प कर लेते हैं, उसको इंटिमिटेट भी करते हैं, इमिटेट भी कर लेते हैं बहुत आसानी से। भूख उनकी अनियमित होती है, कभी भी भूख लग जाती है और कभी भी भूख शांत भी हो जाती है। कभी बहुत ज्यादा खा सकते हैं, कभी बहुत कम में ही उनका पेट भर जाता है। जनरली उनको गर्म खुराक जो है वो अच्छी लगती है। इसके सिवा अगर हम उसके मानसिक गुणों की बात करें तो दे आर अनस्टेबल लाइक विंड। जैसे कि पवन है वो स्टेबल नहीं होता है, ऐसे ही उनके विचार वो स्टेबल नहीं होते हैं। बड़े लोग अगर उनकी उम्र ज्यादा है तो उनके अपने डिसीजंस में वो फर्म नहीं होते हैं। शारीरिक शक्ति जो उनकी रहती है वो मध्यम होती है या कम होती है। शुरुआत में तो बहुत जल्दी काम करते हैं लेकिन थक जल्दी जाते हैं, तो स्टेमिना उनकी कम होती है। उत्साह की बात करें तो कोई भी काम अगर आप शुरू करोगे तो वो बहुत ही होल हार्टेडली, एंथुजियास्टिकली दे विल स्टार्ट, लेकिन ये उत्साह लंबे समय तक नहीं रहता है। तो ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है शारीरिक और मानसिक, ये वात प्रकृति वाले। एक और चीज अब मैं आपको बताना चाहूंगा, नींद। नींद उनकी लंबी नहीं होती है, डिस्टर्ब भी होती है, गहरी नींद नहीं होती है। थोड़ा सा भी आवाज आए, कोई डिस्टर्बेंस हो, उनकी नींद तुरंत खुल जाती है, जिसको काक निद्रा कहते हैं। तो ये कुछ लक्षण है मनोशारीरिक जो कि वात प्रकृति वाले को कोरिलेट करते हैं। शायद इनमें से कुछ दर्शकों को लगे कि हमारी, हाँ, ये सारी चीजें हमको मैच खाती। लेट मी टेल यू अबाउट पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति वाले आदमी कौन है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट। आप अगर फिल्मी कैरेक्टर की बात करें तो आपको अगर नाना पाटेकर को अगर मैं बताऊं तो आपको पता चलेगा, हाँ, तीखा बोलता है, जल्दी बोलता है, एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, टू द पॉइंट है, डोमिनेंट है। कोई भी सिचुएशन है तुरंत वो खुद ही उसको कंट्रोल में ले लेता है। दे आर गुड लीडर्स। शारीरिक अगर हम बात करें तो उनका शरीर का बंधारण मध्यम होता है। त्वचा जो है वो ग्लोइंग होती है। वात प्रकृति वाले की त्वचा थोड़ी श्याम होती है, पित्त प्रकृति वाले की त्वचा ग्लो करती है, थोड़ी शाइन करती है। दांत थोड़े पीले, स्लाइटली स्लाइटली येलोइश होते हैं। भूख उनकी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और एक ही समय में बहुत अच्छी मात्रा का भोजन वो पचा सकते हैं। इतना खाने के बाद भी चाहो तो और भी वो चाहे तो ज्यादा और भी भोजन कर सकते हैं। मतलब उसकी एपेटाइट और हंगर दोनों, डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। उनको पसंदीदा भोजन जो होता है वो ठंडा, कूल और तरल, मतलब लिक्विड, ऐसी चीजें उनको ज्यादा पसंद आती है। और अगर आप उसके बालों की बात करें तो उनके बाल बहुत जल्दी जड़ने की संभावना रहती है। इसके सिवा जैसा कि मैंने आपको मानसिक जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है साइकोलॉजिकल, उसमें मैंने बताया कि दे आर डोमिनेंट पीपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, दे आर द पीपल विद स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक। तो वो जहां भी जाते हैं वो मतलब महफिल को अपनी बना लेते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। गुस्सा उनको बार बार आता है,
और अगर आता है तो दे आर वेरी फ्यूरियस, छोटी छोटी बातों पे एजिटेट हो सकते हैं वो लोग। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पित्त प्रकृति पीपल। अब एक रह जाता है हमारा जो है वो कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वाले लोग जो है वो शांत, सरल, आनंदी, प्लीजेंट, खुश और ऐसा ऐसे मतलब सुखी आदमी है वो लोग। वो ज्यादा चिंता वो नहीं करते हैं। शरीर का जो बंधारण है वो थोड़ा अबव एवरेज, थोड़ा ओवरवेट हो सकता है। उनकी जो हड्डी, उनका शरीर वो बहुत ही सुगठित, मांसल और मजबूत होता है। दांत बहुत ही श्वेत और मजबूत होते हैं। बाल काले, घने, घुंघराले इस तरह के होते हैं। चलने में वो धीरे धीरे चलते हैं। वात प्रकृति वाले तेज चलते हैं, पित्त प्रकृति वाले मध्यम चलते हैं, कफ प्रकृति वाले गजगति, धीरे धीरे चलते हैं। उसकी शारीरिक जो भी क्रिया प्रकल्प है वो धीमे होते हैं, शांत, आनंदी होते हैं। भूख उनकी रेगुलर होती है, वो भूख को सहन भी कर सकते हैं और थोड़ी कम मात्रा का भोजन खाने से भी उनकी भूख शांत हो जाती है। वो ठंडी को भी बहुत ज्यादा सहन कर सकते हैं, गर्मी को भी ज्यादा सहन कर सकते हैं, सहनशील प्रकृति के रहते हैं। मानसिक अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो दे डोंट गेट एग्रीवेटेड। वो छोटी छोटी बातों में तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, वो शांत रहते हैं। गुस्सा भी उनको बहुत तुरंत जल्दी ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं आता है। वो सोच के बाद में स्ट्रेटेजी के साथ काम करने वाले लोग हैं। सीधे उतर नहीं, मतलब सीधे ही किसी प्रकृति में, किसी भी सिचुएशन में मतलब कूद नहीं पड़ते। वो शांति से देख के आप बाद में डिसीजन लेते हैं। नींद उनकी बहुत ही गहरी होती है। तो इसके सिवा अगर मैं तीनों प्रकृति का थोड़ा उसका एक दो उदाहरण दूं तो आपको शायद इसको और आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। एक सिचुएशन ले लेते हैं कि एक रेलवे स्टेशन पर 3 आदमी खड़े हैं। एक वात प्रकृति वाला है, एक पित्त प्रकृति वाला और एक कफ प्रकृति वाला। दे आर वेटिंग फॉर ट्रेन, राह देख रहे हैं कि कब हमारी ट्रेन आएगी। और मान लो ट्रेन आने में थोड़ी देरी हो गई या फिर कैंसिल ही हो गई, आप ये मानो। वात प्रकृति वाला इतना एग्रीविएट होगा और इतना बोलेगा गवर्नमेंट के बारे में, फिर ये रेलवे प्रशासन के बारे में, ये वो ये करते 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 वो इतना हड़बड़ी मचा देगा और कुछ ना कुछ उठपटांग करके वो उस तरह से वो रिएक्ट करेगा। पित्त प्रकृति वाला क्या करेगा कि वहां जो इमीडिएट जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है रेलवे बोर्ड के, उसके साथ शायद वो झगड़ा करेगा। कफ प्रकृति वाला क्या करेगा, वो बैठ जाएगा। ट्रेन नहीं आ रही है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या उपाय मेरे पास बचा है, उसके बारे में सोचेंगे। सो ये एक सिचुएशन है। ऐसे ही मानो किसी को पता चलता है कि बाहर गली में झगड़ा हो रहा है और कुछ बहुत ही भारी भरकम कुछ आवाजें आ रही है। वात प्रकृति वाला तुरंत बाहर दौड़ के चला जाएगा, देखेगा क्या है, हाँ हूं करके वो वापस तुरंत वापस भी आ जाएगा। इसमें ज्यादा देखने लायक नहीं है, लग सकता है। पित्त प्रकृति वाला बाहर जाएगा, देखेगा और जो सही है उसका पक्ष लेगा और उसमें वो मतलब इन्वॉल्व हो जाएगा। कफ प्रकृति वाला भी बाहर जाने में पहले सोचेगा, पहले सिचुएशन को बराबर नाप लेगा और फिर सही जब उसको लगेगा कि इसमें ऐसा ही करने लायक है, बाद में ही वो जाएगा और आराम से उस प्रकृति को उस सिचुएशन को ठीक करने में क्या कर सकते हैं उसके बारे में वो सोचेगा और ऐसा कुछ करेगा। सो दिस इज हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रिएक्ट टू द सेम सिचुएशन। तो इस हिसाब से आप देखो कि स्टूडेंट की भी टेंडेंसी, युवा लोगों की टेंडेंसी, जेंट्स की और फीमेल की, सबकी अलग अलग टेंडेंसी अलग अलग सिचुएशन में होती है। और जब आप इसको कोरिलेट करते हो तब आपको पता चलता है कि मेरी जो साइको फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ज्यादा रिजेंबल करती है वात प्रकृति से, पित्त प्रकृति से या कफ प्रकृति से। दूसरी बात, किसी भी आदमी में ये बहुत कम होता है कि केवल वात प्रकृति के ही लक्षण है या केवल कफ प्रकृति के ही लक्षण है। जनरली ऐसा होता है कि एक प्रकृति का लक्षण डोमिनेंट होता है और दूसरी प्रकृति के भी कुछ लक्षण होते हैं, तो उसको मिक्स प्रकृति बोलते हैं। जैसे वात कफ का मतलब हुआ कि वात प्रकृति के आपके लक्षण ज्यादा है लेकिन पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति के भी आप में कुछ लक्षण है। सो इस तरह से आदमी की प्रकृति वात पित्त या कफ हो सकती है या इसके कॉम्बिनेशन से वात पित्त या वात कफ, पित्त कफ या पित्त वात, इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन से भी प्रकृति आदमी की हो सकती है। सो दिस इज हाउ
people are different in their psychophysiological attributes, and this is how a person can determine what the prakriti he actually belongs to. तो ये मैंने जैसा बताया कि बहुत ही सरलता से आदमी अपने आप को जज कर सकता है कि मेरी प्रकृति क्या है, और इसको और आसान बनाने के लिए हमने एक टूल भी बनाया है, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे jogiayurved.com/प्रकृति परीक्षण पे जब आप जाते हो तो एक बहुत ही अच्छी एक क्वेश्चनर है वहां पर। तो आप एक के बाद एक क्वेश्चन के जब आप जवाब देते जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप वही जवाब चूज करते हो जो कि आपका खुद का जो साइको फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से आप जवाब को सिलेक्ट करते हो। और जब आप ये फिनिश करते हो तो आपकी प्रकृति एग्जैक्ट डायग्नाइज हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है। इतना ही नहीं, इस प्रकृति के हिसाब से आपको करना क्या है, क्योंकि प्रकृति तो आपने जान ली, लेकिन इसका फायदा क्या है, तो उस हिसाब से जो आपको करना है या नहीं करना है उनकी भी सारी गाइडलाइंस आपको ईमेल से आपके ईमेल में पहुंचाई जाती है। सो दैट टूल ऑल्सो ए पर्सन कैन यूज। कोई अगर किसी को इंटरेस्ट है अपनी प्रकृति जानने में तो मैंने जो बताया उस लक्षण से भी जान सकता है, या फिर ये जो टूल है उससे भी वो अपनी प्रकृति को आइडेंटिफाई कर सकता है। जी नीलेश जी, आपकी बातों में तो इतनी सरलता से समझ में आ गया कि प्रकृति होती क्या है, किन किन प्रकारों की होती है। और आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने अभी तक सेल्फ एनालिसिस ही लिया होगा। आपके दिए हुए उदाहरण नाना पाटेकर जी का, या रेलवे में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो कौन सी प्रकृति का। आप माफ कीजिएगा, अगर नाना पाटेकर जी को हमने पित्त प्रकृति के साथ कोरिलेट किया है तो कफ प्रकृति के साथ अगर किसी को कोरिलेट करना है तो दैट पर्सन इज अमोल पालेकर। अच्छा। ओके, तो इस हिसाब से मुझे भी थोड़ा थोड़ा मेरी प्रकृति के बारे में समझ में आ रहा है। पर नीलेश जी, जैसा आपने कहा कि प्रकृति पर्सनलाइज्ड होती है, सबकी अलग अलग होती है, और हमें पता चल जाता है प्रकृति के हिसाब से कि कौन कैसा व्यवहार करने वाला है। एक एक तरीके का प्रिडिक्शन मिल जाता है जिसे हम कहते हैं। तो क्या हम प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है उसको शादी में जो ये कुंडलियां मिलाई जाती हैं ब्याह के लिए, लड़के लड़की का स्वभाव जाना जाता है, या कौन सा करियर हमारे लिए अच्छा है, या हम किस प्रोफेशन के लिए बने हैं, क्या प्रकृति इन सारे सवालों का भी जवाब दे सकती है? और अगर दे सकती है तो कैसे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि प्रकृति भले आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है और आयुर्वेद इज ए साइंस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो स्वाभाविक हमें ये लगेगा कि प्रकृति जानने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं या फिर अब तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो इसकी कुछ जो हमको जानकारी है वो प्रकृति से मिलेगी और हमारे स्वास्थ्य में इसका हमको फायदा होगा प्रकृति जानने से, ऐसा इंप्रेशन आना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति जान लेने से केवल अपनी हेल्थ और तंदुरुस्ती में ही फायदा होता है, ये बात अंशतः सच है, पार्शियली ट्रुथ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद डील्स विथ माइंड, बॉडी एंड साउल, और प्रकृति जो है वो मनोशारीरिक गुणों का एक इट्स अ बंच ऑफ ए सेट ऑफ मनोशारीरिक एट्रीब्यूट्स। इसमें मन भी आ जाता है, शरीर भी आ जाता है। तो आपने जो बताया शादी, क्या शादी या वो जो लाइफ पार्टनर हमें जो पसंद करना है उसकी पसंदगी में भी क्या प्रकृति का नॉलेज हमको फायदेमंद है? तो मैं बताना चाहूंगा बहुत ही फायदेमंद है। और ये केवल शादियों में ही नहीं, लेकिन अगर आप बच्चों की बात करें जो कि स्टूडेंट्स है, अभी पढ़ रहे हैं, उनकी कैरियर को डिसाइड करने में उनकी साइकोफिजियोलॉजिकल अगर एट्रीब्यूट्स को हम जान लेते हैं तो बहुत सारे टूल्स अभी अवेलेबल है जिससे कि हम आदमी की ट्रेड्स को जानते हैं कि ये साइंस का स्टूडेंट है या बायो का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग में जाने लायक है या फिर मेडिकल में जाने लायक है। इतना तो हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन प्रकृति से भी हमको इसके बहुत ही अच्छे क्लू मिलते हैं कि एग्जैक्टली इनको कौन सा प्रोफेशन या किस तरह की स्टडी उनको शूट करेगी, शादी में किस तरह का उसको जीवन साथी उसके साथ अच्छी तरीके से रह सकेगा, प्रोफेशन कौन सा उनके लिए अच्छा रहेगा, कौन से तरह की जॉब उसको अच्छी तरीके से उनको वो पसंद आएगी। तो ये सारे जीवन के जितने भी पहलू है वो सारे पहलू के क्लू हमको प्रकृति से मिल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे ये बात आपको और सरल हो जाएगी।
मान लेते हैं एक महिला है जिनकी प्रकृति है कफ प्रकृति है। अब वो कफ प्रकृति के मनोशारीरिक लक्षण आप जानते हो, शांत है, सरल है, सीधे है, आनंदी है। तो ये मैंने जो आपको बताया है अगले सवाल में, तो वो इस तरह की उसकी मनोशारीरिक उनकी एट्रीब्यूट्स है, उनके लक्षण है। उनके लिए सही जीवन साथी कौन होगा? अगर वात प्रकृति वाला उनका पति आता है तो उनको मेल होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वात प्रकृति वाला ज्यादा चंचल होगा, एग्रेवेटेड होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन ये शांत सरलता से उनको हैंडल कर लेगी। पित्त प्रकृति वाला एजिटेटेड, एग्रेवेटेड, डोमिनेंट, फेरोसियस और बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सेल थोड़ा, और छोटी छोटी बातों में उनके स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो उनके स्वभाव भी थोड़े जटिल। लेकिन फिर भी ये कफ प्रकृति है, वो महिला उनको भी सरलता से एकोमोडेट कर सकती है। और अगर सामने भी उनके पतिदेव भी अगर कफ प्रकृति वाले आते हैं तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों का जीवन बहुत सरलता से जाता है। तो ये एक हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया में सामने की प्रकृति देखने का। अब एक दूसरा उदाहरण, अगर महिला पित्त प्रकृति की है और अगर उसके जीवन साथी भी पित्त प्रकृति वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि दोनों के स्वभाव जो है वो थोड़े, उनके लाइक्स और डिसलाइक बहुत स्ट्रांग है। दोनों की स्वभाव ऐसा कि वो डोमिनेंट रहे, दोनों छोटी छोटी बातों में एग्रीवेट हो सकते हैं, दोनों का गुस्सा ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि उनकी लग्न जीवन में थोड़ा तनाव आने की संभावना है। तो ये प्रकृति का अंडरस्टैंडिंग जीवन साथी के चयन में भी हमको काफी इंसाइट्स देता है, काफी हेल्पफुल होता है। तो ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही प्रकृति के अंडरस्टैंडिंग से एक कॉरपोरेट कंपनी का एचआर हेड अलग अलग पोजीशन के लिए जो उसको रिक्रूटमेंट करनी है, उसमें किस तरह का बंदा चाहिए या बंदी चाहिए, वो जज कर सकता है, स्किल सेट आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसको कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं एचआर की लैंग्वेज में। तो वो भी इट इज वेरी मच पॉसिबल कि उसको पता है कि मुझे सेल्स में इस तरह के लोग चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, तो इसमें मुझे वात प्रकृति वाले लोग चाहिए, मुझे लीडरशिप चाहिए, यहां पर ये पोजीशन ऐसी है जहां पर मुझे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, और मुझे स्ट्रॉन्ग डिसीजन और वो भी थॉटफुल डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो कि लॉन्ग टर्म हमारे कंपनी के लिए फायदेमंद हो। तो वहां लीडरशिप में मुझे कुछ कफ प्रकृति वाले स्ट्रॉन्ग और शांत और सरल, एकोमोडेटिव और स्टिल लॉन्ग टर्म जिसका पर्सपेक्टिव हो, ऐसे लोग चाहिए। देन दे विल गो फॉर पीपल हैविंग कफ प्रकृति। तो इस तरह से मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रकृति का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सरल है। मैं अपना अगर आपको उदाहरण दूं, तो मुझे प्रकृति का नॉलेज होने की वजह से जो फायदा हुआ है, मैं अपनी टीम को संभालने में बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। अभी मुझे पता है कि इनकी प्रकृति ये है, तो इनके साथ इस तरह से डील करने से ये बात उनको अपील करेगी, ये बात मैं उनको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो when I know the psychophysiological attributes of the person, I will be able to handle them well, I will be able to contribute them well। तो बहुत ही सही आपने सवाल पूछा कि क्या मैरिज में जब कुंडली मिलाते हैं तो प्रकृति भी मिलानी चाहिए? जी, मिलानी ही चाहिए। और अगर प्रकृति को देखने के बाद शादी हुई है तो बहुत ही संसार उनका बहुत ही आनंदित और विवाहित जीवन भी बहुत सुखी रहेगा। जी नीलेश जी, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेद पूरा एक रहस्यमयी खजान जैसा है कि जिसमें जितना खोदते जाएंगे उतने ही हमें फल मिलते जाएंगे। और हमारे साथ एक दर्शक ने लाइव क्वेश्चन किया है कि हाउ टू डायग्नोस प्रकृति। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि www.jogiayurved.com पे आप विजिट करें, वहां पे आप अपनी प्रकृति का विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा जोगी हेल्पलाइन नंबर आपके सामने फ्लैश हो ही रहा है, जो कि है 8800118053। इस पे आप सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अपने सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पा सकते हैं। नीलेश जी, मैं वापस आपके पास आती हूँ और एक और क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि क्योंकि हम सबकी प्रकृतियां अलग अलग हैं, तो हमें हेल्थ हैजार्ड्स क्या हो सकते हैं, यानी हमारी प्रकृति के हिसाब से हमें सबसे ज्यादा कौन से रोग होने की आशंका है, और क्या ये जो बदलते मौसम है या जो हमारी उम्र है, इसका इनसे कोई कोरिलेशन है? यानी अगर हम संपूर्णतः बात करें तो हमारी प्रकृति के हिसाब से हमें
कौन से रोग ज्यादा हो सकते हैं और हमारी उम्र या बदलते मौसमों का इससे कोई लेना देना है, ये जरा मैं जानना चाहूंगी आपसे। ये 2 चीज़ें इसमें हमको ध्यान में रखनी है। एक मौसम, एक हिंदुस्तान और कुछ इसके आसपास के एशियन कंट्रीज ही ऐसे हैं जहां पर ये मॉनसून टाइप की जो वेदर कंडीशंस देखने को आती है। 3 अलग-अलग जो ऋतुएं हैं, जैसे विंटर, समर और मॉनसून, एकदम अलग से तीनों हमको यहाँ महसूस होती है। विश्व के किसी भी अलग जियोग्राफिकल एरिया में इस तरह से 3 डिस्टिंक्ट वेदर कंडीशंस नहीं है, ऋतुएं नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी एग्जैक्टली कहीं और नहीं है। तो इस हिसाब से भारत की जो ये प्रणाली है, आयुर्वेद प्रणाली है, उनमें ये तीनों ऋतुओं के हिसाब से इंसान के शरीर पर जो जो असर होती है, इसके हिसाब से भी उन्होंने कुछ बताया है कि इस ऋतु में जो भी वातावरण में जो बदलाव आते हैं, उनके शरीर और मन पर जो असर होती है, उसके हिसाब से भी कुछ वात, पित्त या तो कफ, इनमें से किसी एक दोष का प्रभाव अलग अलग ऋतु में बढ़ जाता है। तीनों जो ऋतु हैं उनके भी प्रभाव है, जो समर, विंटर और मॉनसून है। इसके साथ साथ इंसान की जो पूरी जो लाइफ है, पूरा जो उसका जीवन है, उसमें भी 3 हम स्पेल देखते हैं कि बचपन का है, यूथ है और ओल्ड एज है। बचपन में सभी को ज्यादातर कफ प्रकृति वाले, कफ दोष वाले रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। युवानी में, मिड एज में पित्त प्रकृति के रिलेटेड दोष जो भी है वो एग्रीवेट होते हैं और उसके रिलेटेड हमको रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और एल्डरली एज में, लंबी उम्र होने के बाद, मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 50 और 55, कफ प्रधान जो रोग है उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो ये व्यक्ति की जो एक शारीरिक जो अवस्था है उसके हिसाब से भी कुछ कुछ दोष के असर ज्यादा होते हैं। अब जिसकी पित्त प्रकृति है उनको मिड एज में, जवानी में पित्तज रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनकी कफ प्रकृति है उनको एल्डरली एज में कफ प्रकृति वाले रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से ऋतुओं में भी अलग अलग ऋतु का अपना असर है और उस ऋतु में जिसका भी प्राधान्य होता है, जिस दोष का प्राधान्य होता है, उस दोष के रोग जनरली सबको ज्यादा होते हैं, लेकिन उस प्रकृति वाले रोग को, वो उस प्रकृति वाले पर्सन को वो ज्यादा होते हैं। तो ये एक बात हो गई। जनरली अगर हम बताएं तो वात प्रकृति वाले जो इंसान रहते हैं उनको वातज दोष जो है उनके रिलेटेड जो डिसीज है वो होने की संभावना ज्यादा रहती है। कौन से है वो अलग अलग डिसीजेस? वो सारे डिसीजेस जिसमें किसी तरह का पेन इन्वॉल्व है, जैसे आर्थराइटिस, बॉडी एक, तो इस तरह के जो, या जॉइंट पेन, ये सारे जो पेन रिलेटेड जो डिसीज है वो वात प्रकृति वाले को, उनसे हेल्थ हैजार्ड ज्यादा रहता है, उनको वो होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जिसकी भी प्रकृतिवाद है उनको इन रोगों से अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा ज्यादा सजग रहना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको पित्तज दोष के जो रोग है, जैसे कि एसिडिटी, अल्सर्स, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, बॉइल्स, स्किन डिसीजेस, हेयर फॉलिंग, तो ये जो सारे अलग अलग पित्तज दोष है उनसे होने वाले रोगों की संभावना पित्त प्रकृति वाले लोग को ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर पीपल। और जिनकी प्रकृति कफ है उनको रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, ये सारे जो रोग है वो होने की संभावना कफ प्रकृति वाले को कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है। तो इस हिसाब से अपनी प्रकृति के हिसाब से कुछ कुछ रोग है जिनकी संभावना उस प्रकृति वाले को ज्यादा रहती है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक अवस्था का भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए और ऋतु के अनुसार भी अलग अलग जो दोष होते हैं उसका प्रकोप होता है, उसके हिसाब से भी कुछ अलग अलग हमको उस ऋतु में दोष बढ़ने की वजह से रोग होने की संभावना है। जी जी, तो नीलेश जी ने जैसा हम सभी को गाइड किया अभी कि प्रकृति अलग अलग है और हम किन रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, सुनने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा मगर इतना है नहीं। सिर्फ अपनी प्रकृति के बारे में जान लीजिए, कहाँ और कैसे जान, www.yogi.com पे जाके अपनी प्रकृति के बारे में समझ लीजिए और उसी हिसाब से आप अपनी जीवन शैली को गुजार सकते हैं।
हमारे साथ एक और लाइव क्वेश्चन ये आया है नीलेश जी कि अपनी प्रकृति के हिसाब से तंदुरुस्त कैसे रहा जाए। और मेरा अगला प्रश्न भी इसी से ही कुछ मिलता, क्योंकि हम सबकी प्रकृति अलग है, हमारा शारीरिक मानसिक जो विकास वो भी हमारी प्रकृति के हिसाब से ही होता है। तो हमें अपने खान पान में अपनी प्रकृति के हिसाब से क्या शामिल करना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। बिल्कुल सही है कि प्रकृति को जानने का फायदा क्या है। प्रकृति को हमने जान लिया और हमें पता चल गया है कि मेरी फॉर एग्जांपल पित्त प्रकृति है या किसी की वात पित्त प्रकृति है, वो वोट एवर, वो पता तो चल गया। ये पता चलने का फायदा क्या है, अब हमें करना क्या है। तो आयुर्वेद जो है वो इस तरह से दूसरी जितनी भी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उनसे यूनिक इस तरह से है कि इसमें किसी भी रोग की जो चिकित्सा होती है वो प्रकृति के हिसाब से होती है। इट इज कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट कंसिडरिंग दी प्रकृति, जनरलाइज नहीं होता है। इसी तरह से आयुर्वेद जो है वो जितनी भी औषधियां हैं उनके गुण और दोष के हिसाब से ये औषधि किस प्रकृति वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा हितकारी है उसके हिसाब से वो अपनी ट्रीटमेंट का पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। जब हमको पता चल जाता है कि मेरी ये प्रकृति है तो आयुर्वेद हमको उस प्रकृति के हिसाब से उस प्रकृति के लिए जो मोस्ट कॉम्पेटिबल है, जिसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो कॉम्पेटिबल बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा में वो है पथ्य और अपथ्य। तो वो पथ्य और अपथ्य का बहुत ही सही आपको एक गाइडेंस मिल जाता है कि अगर ये मेरी प्रकृति है तो मेरे पथ्यापथ्य क्या है। और पथ्य और पथ्य में भी दो चीजें हैं, आहार और विहार। सिर्फ आहार की बात नहीं है, विहार की भी बात है कि अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो आपको जो पथ्य है, पथ्य मतलब कॉम्पेटिबल, सुइटेबल, जो कि आपको ज्यादा लेने चाहिए। अपथ्य मतलब आपको अवॉइड करने चाहिए, जो आपको कम लेने चाहिए, इनकॉम्पेटिबल फूड। तो वो फूड का भी आपको पूरा एक मार्गदर्शन मिल जाता है, पूरा गाइडेंस मिल जाता है। नॉट ओनली दैट, इसके सिवा हमारे लाइफस्टाइल में भी हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, जिसको हम विहार कहते हैं, रेजिमेंट कहते हैं, उसका भी हमको कंप्लीट क्लू मिल जाता है जब हम अपनी प्रकृति को ठीक से जान लेते हैं। तीनों प्रकृति के हिसाब से कुछ जो पथ्य और अपथ्य है, जो उसके लिए सुइटेबल और नॉन सुइटेबल जो फूड आइटम्स है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करना चाहूंगा। वी विल स्टार्ट विथ वात प्रकृति। जो वात प्रकृति वाले लोग हैं उनको क्या क्या रोग हो सकते हैं, उनके लक्षण क्या है, ये हम बता चुके हैं। लेकिन इन रोगों से बचने के लिए अभी हमने प्रकृति तो जान ली, हमको पता भी चल गया कि इससे ये हो सकता है वो, लेकिन उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। उस प्रकृति के हिसाब से होने वाले रोगों से हम बच भी सकते हैं। तो उसके लिए जो क्या करना है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको फूड के बारे में बताता हूं कि जो वात प्रकृति है उनके लिए पथ्य या कॉम्पेटिबल क्या क्या उसके खाने में होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम सीरियल्स की बात करें तो वात प्रकृति वाले लोग गेहूं, चावल, ग्वार जो जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, उनके लिए ये सुइटेबल है, कॉम्पेटिबल है, दे कैन डाइजेस्ट देम इजीली, बट दे शुड अवॉइड बाजरा। बाजरा गर्म हो सकता है वात प्रकृति के वाले लोगों के लिए, तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर बीन्स, कठोल जिसको हम बोलते हैं, कठोल की अगर हम बात करें तो उसमें मूंग, फिर अरुद बोलते हैं, लोबिया जिसको बोलते हैं, कलथी, ये भी एक अच्छी एक कठोल की ही एक दाल है। इसको वात प्रकृति वाले ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन मटर है, मटर की दाल है, राजमा है, काला चना जो है, लाल मसूर है, उनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए वात प्रकृति वाले लोगों को। और उसके बाद जो वेजिटेबल्स है, हर रोज की जो हमारे रोजमर्रा में जो हमारी सब्जियां बनती है, वो वात प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको कौन सी सब्जी उनके लिए सबसे सही है, इसमें कुछ कुछ नाम आप डायरेक्टली स्क्रीन पर देख सकते हैं। डायरेक्टली लेट मी टेल यू उनको अवॉइड क्या करना चाहिए। गोभी फॉर एग्जांपल, आलू, भिंडी, तो ये बीट है, ये सारी चीजें वात प्रकृति के लोग जो है उनको थोड़ी कम ले या उनसे परहेज करे। लेकिन इनके सिवा जो भी आपको जो दूसरे लिस्ट में दिख रहा है, ये सारी चीजें उनके लिए फायदेमंद है और कॉम्पेटिबल है।
इसके बाद अगर हम दूध की बात करें तो वात प्रकृति वाले जो है वो जनरली उनको दूध से कोई ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। तो दूध और दूध की आइटम्स वात प्रकृति वाले को ज्यादा इनकॉम्पेटिबल नहीं होती है। कफ प्रकृति वाले को थोड़ा उनसे परहेज करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फल, क्योंकि अभी जब डाइट की बात आती है तो फल पे तो सबका ध्यान होता ही है कि कौन से फल मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से फल मेरे लिए अच्छे नहीं है। तो जो कच्चे आम है या फिर जामुन है, चीकू है, सीताफल है, सो ये कटहल है, ये जो कुछ कुछ फ्रूट्स है उनसे परहेज करना चाहिए। वात प्रकृति वाले लोगों को कम लेना चाहिए, खास करके जब उनकी यंग एज हो, बचपन हो, उसमें तो उनको ज्यादा परहेज करना चाहिए। लेकिन इनके सिवा आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है फ्रूट्स में, फलों में, जिसमें वात प्रकृति वालों को चयन करने में बहुत ही सरलता होती है, उनके लिए कॉम्पेटिबल है, पथ्य है। इसके बाद लास्ट में अगर हम जो मसाले हैं, कॉन्डिमेंट्स, जो हम स्पाइसेस जो हर रोज के हमारे व्यवहार में हमारी रसोई में आते हैं, उनमें से कौन कौन से मसाले उनके लिए सही है और कौन कौन से मसाले उनको थोड़े परहेज करने चाहिए। वात प्रकृति वाले के लिए ऑलमोस्ट सारे मसाले जो है वो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन लाल मिर्च से उनको परहेज करना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो हल्दी है, लौंग है, दालचीनी है, अदरक है, सौंठ है, जीरा है, ये सारी चीजें हैं वो वात प्रकृति के जो व्यक्ति है उनको स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो ये थोड़े रेजिमेन जो है फूड रिलेटेड वो वात प्रकृति के लिए है। इसी तरह से पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको कौन कौन सी चीजें ज्यादा लेनी चाहिए और कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए, इनको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। इस तरह से जब हम अपना पूरा रेजिमेन, अपना फूड इनटेक को जब हम डिजाइन करते हैं तो इस प्रकृति से होने वाले सारे रोग, उनके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सीरियल्स की बात करें तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको बाजरा, ये एक ऐसी चीज है कि जो गर्म है उसकी स्वभाव से, तो बाजरे उनको कम लेना चाहिए। बाकी गेहूं, चावल, जौ, रागी, ये सारे जो धान है वो उनके लिए कॉम्पेटिबल या तो पथ्य है। इसके बाद पित्त प्रकृति वाले के लिए कॉम्पेटिबल जो बीन्स है, कठोल, उनकी बात करें तो मूंग जो है, राजमा है, तुअर है, ये सारी चीजें उनके लिए स्वास्थ्यप्रद है। लेकिन काला चना और कलथी, ये दो चीजों से थोड़ा उनको परहेज करना चाहिए जिनकी प्रकृति पित्त है। इसके बाद फल, जो फ्रूट्स, उनकी बात करें हम तो पित्त प्रकृति वाले के लिए आप समझ सकते हो उनकी प्रकृति जो है वो गर्म है। तो कौन कौन से फ्रूट जिसको हम समझते हैं कि ये गर्म है जो, या इससे गर्मी बढ़ सकती है, तो ऐसे फ्रूट से हमें परहेज करना चाहिए जिनकी प्रकृति पित्त है। तो आप देख सकते हो पपीता जो है, या फिर जो संतरा है, बाद में कच्चा आम है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये जो कुछ जो सावर, जो खट्टे है कुछ फल, उनसे थोड़ा उनको परहेज करना चाहिए। बाकी पित्त प्रकृति वाले के लिए दूसरे जो फल है जो वो ले सकते हैं वो केले, सफरजन, आलू, ये नारियल, ये सारी चीजें, अंजीर, जो खरबूज है, जामुन है, संतरे है, सीताफल है, पक्के आम है, आंवला है, ये सारी चीजें उनके लिए कॉम्पेटिबल या तो पथ्य है, उनसे उनको फायदा होता है। और इसके बाद अगर मसालों की बात करें तो आप समझ सकते हो कि तीखे जो मसाले हैं, बहुत ही स्पाइसी मसाले हैं, उनसे पित्त प्रकृति वाले को परहेज करना चाहिए। तो नहीं लेने वाली जो मसाले की लिस्ट पित्त प्रकृति वाले उनके लिए थोड़ी लंबी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो जो जो गर्म मसाले हैं, हींग है फॉर एग्जाम्पल, दालचीनी है, लाल मिर्च है, तमालपत्र है, ये सारी चीजें पित्त प्रकृति वाले को कम लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो ठंडक देने वाले जो मसाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि सौंफ है फॉर एग्जाम्पल, हल्दी है, ये सारी चीजें, सेंधा नमक है, लौंग है, ये सारी चीजें पित्त प्रकृति वाले भी ले सकते हैं और उनके लिए ये फायदेमंद भी है। और कफ प्रकृति वाले के लिए अगर हम बात करें तो उनमें कौन कौन से अनाज जो कफ प्रकृति वाले को जो सुइटेबल या तो पथ्य है, इसकी बात हम करें तो आप समझ सकते हो कि वो भारी जो भी अनाज है जो पचने में बहुत ही समय लेता है, ऐसे अनाज उनको परहेज करना चाहिए जिनकी प्रकृति कफ है। तो इसमें गेहूं और चावल, ये दो चीजें ऐसी है कि उसका इंटेक कंपैरेटिवली कम लेना चाहिए। लेकिन अगर
बाजरा है, जौ है, मकई है, ज्वार है, ये सारे धान पचने में हल्के होते हैं और कफ प्रकृति वाले को ये धान का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए कंपैरेटिवली। अगर हम बीन्स की बात करें, कठोल की बात करें, तो उनमें कौन कौन से ग्राम्स और कठोल है इसकी अगर हम बात करें तो जो काला चना और लोबिया, ये दो चीजें, चौली जिसको बोलते हैं हम अपनी पारंपरिक भाषा में, ये दो चीजें कफ वाले को कम लेनी चाहिए। बाकी हर तरह की जो दालें हैं, मूंग है, चना है, राजमा है, कलथी है, ये सारी चीजें कफ प्रकृति वाले के लिए पथ्य है। इसके बाद वेजिटेबल्स में आप देखा जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकता हो कि कौन कौन से वेजिटेबल जो है वो पचने में भारी है या कफ का बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे जो वेजिटेबल है जिसमें आप देख सकते हो आलू और भिंडा, बीट है, ये सारी चीजें जो कुछ है, कद्दू है, इनको कम लेना चाहिए। बाकी की जो जो वेजिटेबल्स है, बाकी इट्स अ वाइड रेंज ऑफ वेजिटेबल्स विच आर कॉम्पेटिबल फॉर द पीपल विथ कफ प्रकृति। तो इसके भी मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो ऑलरेडी स्क्रीन पर है। फ्रूट्स में अगर हम देखें, फल, तो जो जो हेवी है, जिससे कफ का एग्रेवेशन हो सकता है, ऐसे फल कौन कौन से हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। केला है, सीताफल है, अमरूद अमरूद है, इसके बाद आप देख सकते हो नारियल है, ये कुछ हैवी है पचने में। और ऐसे जो फल है जो लाइट है, स्वीट है, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है कफ प्रकृति वाले के लिए, जैसे जामुन हो गया, जैसे पक्के आम हो गए, आंवले हो गए, खजूर हो गया, ये सारी चीजें कफ प्रकृति वाले आराम से ले सकते हैं। फ्रूट के बाद अगर मसालों की बात करें तो आप देख सकते हो कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए ऑलमोस्ट सभी मसाले, कोई भी मसाला ऐसा नहीं है कि जो कफ प्रकृति वाले को नुकसान करे। हार्डली कुछ ऐसे होंगे जिससे कि कफ बढ़ता हो। जनरली कफ को तो कम करता है जो मसाला रहता है। मसालों के दो गुणधर्म बहुत ही ज्यादा होते हैं, एक तो वायु का बैलेंस करता है और पित्त का बैलेंस करता है। तो मसाले जो भी है वो कफ प्रकृति वाले को, ज्यादातर कोई भी ऐसे मसाले नहीं होते जिससे कि कफ प्रकृति वाले को तकलीफ हो। सो इन टोटो मसाले जो है, स्पाइसेस जो है, वो कफ प्रकृति वाले के लिए कॉम्पेटिबल है। तो इस हिसाब से अगर हम अपने जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, बीन्स है, इनका चयन हम अगर जो पथ्य वाले जो है कोष्टक या पथ्य वाले जो भी हमारे आइटम्स है, उनमें से हम ज्यादातर इंटेक अगर अपना डिजाइन करें और जो अपथ्य वाले जो आइटम है उनमें हम कम से कम ले, परहेज करें, तो जीवन भर हम अपने प्रकृति के हिसाब से अपना कॉम्पेटिबल जो रेजिमेन को डिजाइन करके हम किसी भी मेडिसिन के बगैर स्वस्थ रह सकते हैं और कोई भी डिसीज आने की संभावना हमें बहुत ही कम रह जाती है। जी नीलेश जी, ये तो आपने ज्ञान का जो भंडार हम सभी के साथ शेयर किया है। मुझे पूरी आशा है कि जितने हमारे दर्शक अभी लाइव देख रहे हैं और जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, उनके बहुत काम आने वाली है कि अपनी प्रकृति कैसे पता की जाए, अपनी प्रकृति के अनुसार हमें क्या खान पान रखना चाहिए फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एंटायर बंडल ऑफ नॉलेज विद अस। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल आ चुके हैं जो हमारे दर्शक लाइव अभी हमें फेसबुक पेज, जोगी आयुर्वेद के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हम एक दो सवाल अपने दर्शकों के भी ले लेते हैं। उनमें से जो जो कॉमन क्वेश्चंस थे जो मेरे सवालों के साथ मिलते थे वो मैंने आपसे पूछे। अभी एक दर्शक का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पूरी रात सोने के बाद जब वे सुबह उठते हैं तो उन्हें कमजोरी और आलस और थकान महसूस होती है शरीर में। तो इसका हम कोई समाधान दे सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से? आयुर्वेद के हिसाब से तो समाधान उनको मिल ही सकता है, लेकिन इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर की राय ली जाए और इसके लिए ऑनलाइन कंसल्टिंग की टीम से जुड़ के वो बात करे अपनी समस्या का। जो टीम है वो उनको डिटेल में पूछती है कि एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें जनरलाइज कुछ भी जवाब देना कि नींद कम आ रही है, नींद में थकान लग रही है, तो मैंने जैसा बताया कि पहले हम प्रकृति देखनी पड़ेगी, उनकी क्या प्रकृति है। दूसरा देखना पड़ेगा उनका जो पूरा दिन जो है उसका रूटीन क्या है, उनकी अवस्था क्या है, उनको कोई पिछले पुराने कोई रोगों की कोई हिस्ट्री भी है कि नहीं। तो इन सब चीजों के आधार पर कुछ नतीजा निकल सकता है, कुछ कंक्लूजन आ सकता है। और मेरे हिसाब से ये काम डॉक्टरों का है। और जब
कोई भी लोग कहीं से भी अगर हमारे ऑनलाइन कंसल्टिंग डॉक्टर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन करके उनसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी हिस्ट्री दे के वो डॉक्टर्स जो है वो उनसे हिस्ट्री लेते हैं टेक्निकली और उनके रिपोर्ट्स भी मंगवाते हैं, उनके रिपोर्ट को जाँचते हैं और उसके आधार पर पहले निदान होता है और उसके आधार पर उनको ये सुझाया जाता है कि उनको एग्ज़ैक्टली जो उनकी तकलीफ है, उसका घरेलू उपाय क्या है, रेजिमेन क्या है, खाने-पीने में क्या परहेज़ करना है। और अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई बड़ा एग्रीवेटेड है या लॉन्ग टर्म या क्रोनिक कोई है ऐसी बीमारी, तो उस केस में उनको दवाइयाँ भी उनको सजेस्ट की जाती है, यहाँ से कुरियर से भेजी भी जाती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, वन टू वन, उनके लिए डॉक्टर से जुड़ के ही आप उसका सही मायने में ही आप इलाज करवाएँ। बाकी अगर आप नींद की ही अगर प्रकृति के हिसाब से बात करें, तो मैंने जैसा बताया कि उनकी जिनकी कफ प्रकृति है, उनको नींद आने में तकलीफ नहीं होती है। पित्त प्रकृति है, वो अपनी नींद को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और जिनकी वात प्रकृति है, उनको नींद आने में तकलीफ होना, वो एक प्रकृतिगत या स्वभावगत तकलीफ है। लेकिन इनमें से बाहर आने के लिए जो परहेज़, जो रेजिमेन, जो फूड का पथ्य और अपथ्य हमने अभी डिस्कस किया है, उनका अगर फ़ॉलो अगर कोई करता है, तो उनको अपनी प्रकृति के हिसाब से जो नींद में तकलीफ आ रही है, उनमें भी उनको फ़ायदा मिलेगा। जी धन्यवाद नीलेश जी। आशा करते हैं जिन दर्शक ने हमसे ये सवाल किया था उनको अपना जवाब मिल गया हो और वे इस जवाब से संतुष्ट हो। मैं कहना चाहूंगी कि गूगल बाबा जैसे डॉक्टर्स की झांसे में ना आए, क्योंकि हर बीमारी स्पेसिफिक होती है, पर्सनलाइज्ड होती है। तो डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस समय पे आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए, और जोगी आयुर्वेद अस्पताल वही एक ब्रिज कर रहा है उस गैप को। आपको दी जा रही है वेबसाइट डिटेल्स www.jogiayurved.com। इस पे जाके आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टिंग करा सकते हैं। इवन जोगी हेल्पलाइन नंबर भी आप सभी के सामने है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया जाएगा। नंबर है 8800118053। आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी ऑनलाइन कंसल्टिंग, आयुर्वेद कंसल्टिंग करवा सकते हैं और अपनी सभी बीमारियों का आसानी से छुटकारा और निजात पा सकते हैं। तो नीलेश जी, हमारे पास सवाल तो बहुत हैं, लेकिन हम समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं और जितने सवाल हम नहीं ले पाए, चिंता ना करें, हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है वो सारे सॉल्यूशंस आपको रिटन में आप ही के कमेंट्स के रिप्लाई में दे देगी। तो नीलेश जी, मैं आपका आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सभी दर्शकों के बिहाफ पे कि आप आए हमारे कार्यक्रम में और प्रकृति से रिलेटेड इतनी सारी गहन बातों को हमसे साझा किया और ये पूल ऑफ नॉलेज अवेलेबल करवाया हमारे दर्शकों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। धन्यवाद। जी, तो इस चर्चा को मैं अब यहीं विराम देती हूँ। प्रॉमिस है, आपसे वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते रविवार सुबह 10:30 बजे फिर उपस्थित होंगे एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज, अगर आपने हमारा फेसबुक पेज जोगी आयुर्वेद लाइक ना किया हो तो जरूर कर लें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।